कम लास्ट एक्सरसाइज में जो एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स 11th क्लास की थी, पहले चैप्टर सेट थ्योरी से आपने क्या किया था, सेट्स की डेफिनेशन की थी, उसकी जो है नोटेशंस की थी, और कौन सा सेट है इस प्रकार से आपने उसके डिफरेंट एग्जांपल्स लिए थे, उसके एलिमेंट्स के बारे में, ऑब्जेक्ट और मेंबर्स के बारे में रीड किया था। आज हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास जो आगे का फर्स्ट टॉपिक पड़ेगा आज के लेक्चर के लिए, वो पड़ता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी सेट्स की रिप्रेजेंटेशन, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद रहेगा आपका फाइनाइट सेट, यानी टाइप ऑफ सेट्स में आते हैं, ये सब टाइप ऑफ सेट्स लिख दें, टाइप ऑफ सेट्स। ठीक है, सबसे पहले हम रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे सेट की, उसके बाद टाइप ऑफ सेट्स रहेगा। टाइप ऑफ सेट्स में आपके पास डिफरेंट टाइप्स के सेट्स मिलेंगे जो मैंने राइट डाउन कर लिए हैं। फाइनाइट सेट मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा, नल सेट कहते हैं, एम्प्टी सेट या वाइड सेट, तीनों एक ही सेट के नाम हैं। इसके बाद सिंगलटन सेट कहें या फिर इसको यूनिट सेट कहें। कार्डिनल नंबर क्या होता है, इक्वल सेट्स कौन से होते हैं और इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं, ये सभी आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा आज के टॉपिक के लिए। और इसके जस्ट बाद आप करेंगे एक्सरसाइज आपकी 1.1। ठीक है, तो 1 by 1 टॉपिक हम कंसीडर करते हैं। सबसे पहले चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या है। सेट्स की रिप्रेजेंटेशन बेटा दो वे में होती है। सबसे पहली वे क्या है आपके पास, उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और इसी का दूसरा नाम भी है टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। इन दोनों क्या मीनिंग है इसका, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, जो दोनों नाम मैंने दिए हैं एक ही रिप्रेजेंटेशन के हैं। इसमें क्या होता है, सारे के सारे एलिमेंट लिखे जाते हैं। ठीक है, यानी अगर हम ये पॉसिबल हो कि सारे एलिमेंट लिख पाए उस सेट के, तो वो उसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। देखो बेटा वर्ड आया यहाँ पे टेबुलर, टेबुलर डिराइव्ड फ्रॉम टेबल, इसका मतलब हुआ टेबल बन जाए। टेबल बनने का मतलब क्या होगा, इफ वी राइट ऑल द कंस्टिट्यूएंट कह दें, ऑल द पार्टिकल्स कह दें, ऑल द एलिमेंट्स कह दें, ठीक है, तब आप उसको टेबुलर फॉर्म कहेंगे, और उसका दूसरा नाम है रोस्टर। इसी प्रकार से इसका दूसरा मेथड है रिप्रेजेंटेशन का, सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, और इसी को कहेंगे बेटा दूसरे से एक, इसका भी दूसरा नाम है रूल मेथड भी कहते हैं इसको, रूल मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म कहें या रूल मेथड कहें एक ही बात है। इसमें क्या होता है, इसमें सारे के सारे एलिमेंट लिस्ट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर केस में हर बार प्रत्येक सेट के सारे एलिमेंट हम लिख पाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे आपसे ही कोई कहते कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या पॉसिबल है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर लिख पाएं? हमें तो ये भी नहीं पता कि लास्ट का नेचुरल नंबर कौन होता है, तो कैसे लिख पाएंगे सारे। इसका मतलब ये कहता है कि कुछ रूल्स के द्वारा, यानी कुछ ऐसी स्टेटमेंट लिखें, एक ऐसा रूल लिखें जिसमें वो सभी एलिमेंट आ जाएं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, उसे कम भी ना रहे, उसे ज्यादा भी ना आए, केवल और केवल वही एलिमेंट आए विच वी नीड, यानी जिनकी हमें जरूरत है। ठीक है, तो उसको कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड, यानी इसको रूल मेथड, यानी हम रूल से ही मेंशन करेंगे एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, केवल एक ऐसा रूल लिखेंगे जिसमें वो सभी एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये आपके पास रिप्रेजेंटेशन है सेट्स की दो फॉर्म में। तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म जब आप लिखना चाह रहे हो, तो रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा, रोस्टर फॉर्म में वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, वी लिस्ट all the elements separating them by commas, separating them by commas, and then enclosed into curly bracket, and then enclosed into curly bracket। यानी सभी के सभी एलिमेंट्स को लिख दें, उनके बीच में कोमाज लगा दें, फिर उनको करली ब्रैकेट में बंद कर दें, तो हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी रोस्टर फॉर्म की। सपोज करो कोई आपसे कह दे कि अगर इसका एग्जांपल लेके चलें कि सेट हमें लिखना है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का, राइट द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सेट सपोज करो मैंने लिख दिया, उसको सेट नाम रख दिया है ए, और वो कौन है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसको क्लोज कर दिया ब्रैकेट में।
मैंने क्या कहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, सभी के सभी एलिमेंट को लिस्ट करेंगे यानी लिखेंगे, लिख दिया है। सेपरेटिंग देम बाय कोमाज, इनके बीच में कोमे लगा के इनको सेपरेट करेंगे, मैंने कोमे लगा दिया ऑलरेडी, ठीक है। देन इंक्लोज इनटू कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट में इंक्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। ये किन का सेट हुआ, ये सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का हुआ। यानी जितना आपसे कहा गया कि 10 तक के ही प्राकृत संख्याएं लिखें, तो आपने 10 तक की प्राकृत संख्याएं ही लिख दी हैं, और इनको ब्रैकेट में रखने के बाद सेट फॉर्म बन गई। ये आपका पहला सेट हुआ, जिसका नाम मैंने रख दिया कैपिटल लेटर से ए से, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कि सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, तो मैंने उस लेटर का नाम ए रख दिया। वो आप अपनी मर्जी से नोटेशन कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो ये आपका हुआ सेट, नहीं रोस्टर फॉर्म में कह दें या टेबुलर फॉर्म में कह दें, क्योंकि ये टेबल बन गई है। इसी प्रकार से दूसरा एक रूल और लिखता हूं मैं, जैसे कहता है, जैसे इसका एग्जांपल दें, कौन सा, सेट बिल्डर फॉर्म। अब अगर इसी बात को आप एक रूल से लिखें, ये सारे के सारे एलिमेंट लिखने की जरूरत ना पड़े, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड कह दें, वो बन जाएगा। यानी वी जस्ट राइट ऑल द एलिमेंट्स बाय ए सिंगल स्टेटमेंट, एक सिंगल स्टेटमेंट्स के द्वारा सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखेंगे सेट ए इन विच ऑल द एलिमेंट्स लाइक एक्स, यानी इस सेट में, सेट तो वही है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का, लेकिन हम लिखेंगे कैसे कि सारे के सारे एलिमेंट एक्स टाइप के हैं, यानी उन एलिमेंट्स का नाम मैंने एक्स रख दिया है, वो सारे के सारे एलिमेंट एक्स टाइप के हैं, सच दैट, ये जो सिंबल है आपका, ये सच दैट का है। एक्स क्या है अब आगे बताएंगे, एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी x क्या है, नेचुरल नंबर। मैंने इसी बात को, या तो मैं वर्डिंग में बोल रहा हूं कि x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है x, लेकिन मैंने उसी बात को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है, x बिलोंग्स टू n। उसका मीनिंग ये है, कैपिटल N डिनोट करता है नेचुरल नंबर को, और ये जो सिंबल है बिलोंग्स टू का है, यानी ये जो x टाइप के एलिमेंट है ये इसमें है, n सेट में है, नेचुरल नंबर के सेट में है, बिलोंग्स टू का मतलब उसमें है, बिलोंग करते हैं। और कहता है कहां तक वैल्यू है, n की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, n की वैल्यू आपके पास रहेगी 1 से लेके और 10 तक। यानी मैंने देखी क्या रूल लिख दिया, एक रूल लिख दिया, ये सारे एलिमेंट मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने केवल और केवल एक रूल लिख दिया, जिस रूल में ये सारे के सारे एलिमेंट इंक्लूड, आप देख सकते हो इसी रूल में ये सारे एलिमेंट। एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू एन, यानी एक्स नेचुरल नंबर है, इस वर्ड का, इस नोटेशन का ये मीनिंग है कि x नेचुरल नंबर है। एंड किस प्रकार से है वो, कि n का मान 1 या 1 से बड़ा है, या 10 और 10 से छोटा हो सकता है। यानी मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये नेचुरल नंबर है n, कहां से कहां तक चलेगा, 1 से लेके 10 तक चलेगा, 1 से लेके 10 तक चलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर ही हैं। तो मैंने इन 10 के 10 नेचुरल नंबर को लिखने की बजाय एक छोटे से रूल में ही वो सारी बातें लिख दी। अब आप देख सकते हो कि इस रूल में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो आपके ऊपर वाले सेट में हैं, लेकिन हमें सारे के सारे एलिमेंट लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, हमने केवल एक स्टेटमेंट से लिख दिया। तो इसको कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो बेटा आपकी सेट की नोटेशन दो टाइप से होती है, या तो रोस्टर फॉर्म से, टेबुलर फॉर्म से कह दो, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड से कह दो। तो ये दो टाइप की रिप्रेजेंटेशन आपके सेट्स में आपको मिलेगी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आपके पास कि टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी सेट्स की कौन कौन सी टाइप है, किस किस टाइप के सेट्स हो सकते हैं। सबसे पहले आपके पास आता है फाइनाइट सेट, यानी ये जो सेट्स मैंने लिखे हैं, इस प्रकार से आप और भी एग्जांपल दे सकते हो। वो आपके पास फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। देखो फाइनाइट कौन सा होता है, फाइनाइट सेट आपके पास ये रहेगा, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें फाइनाइट को, तो फाइनाइट सेट्स आर दो सेट्स हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी ऐसे सेट्स जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो। फाइनाइट का अर्थ होता है बेटा जिनकी काउंटिंग हो सके, यानी हम उनकी गिनती कर सकें, उसको फाइनाइट बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं सीमित सेट, यानी सीमित का अर्थ होता है जिसकी सीमा हो, जिसकी सीमा हो का अर्थ हुआ हम उसको काउंट कर पाएंगे, ठीक है। तो फाइनाइट सेट्स का अर्थ है ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या क्या हो, फाइनाइट। जैसे आपने ऊपर ये सेट ए लिख रखा है, इसके एलिमेंट्स कितने भाई, 10 ही नेचुरल नंबर हैं, यानी 1 से लेके 10 तक। तो 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग हम कर सकते हैं। जब हमने काउंटिंग कर ही दी है, हम बता ही रहे हैं कि 10 है,
अप टू 10, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे काउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट हुई तो ये फाइनाइट सेट हुआ। ये एग्जांपल आपके फाइनाइट सेट का, ठीक है। एग्जांपल में आप लिखना चाहिए, और भी कुछ लिख सकते हैं, और भी कोई एलिमेंट, जैसे आपने एक सेट लिख दिया बी हैविंग फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, पहले 5 नेचुरल नंबर ही डाले मैंने, ये फाइनाइट है। एक बात का और ध्यान रखें, अगर सेट आपका फाइनाइट होगा तो लास्ट का एलिमेंट आपको पक्का मिलेगा, यानी लास्ट का एलिमेंट मिलेगा जिसको आप कह पाएंगे कि ये लास्ट है। जैसे इस सेट में लास्ट कौन है 5, इस सेट में लास्ट कौन है 10, अगर इनके बाद भी डॉट डॉट है तो आप कहेंगे वो फाइनाइट नहीं है। उदाहरण के लिए कैसे, जैसे सपोज करो एक सेट में सी लिख देता हूं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये लो भाई। अब आपको पता नहीं कि 8 के बाद कहां पर रुकेगी प्रोसेस, यानी ये रुकने का नाम ही नहीं है, ये डॉट डॉट का अर्थ होता है एंड सो ऑन, प्रोसेस इज कंटिन्यू, ये कंटिन्यू रहेगी, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो लास्ट का मेंबर हमें नहीं पता कि लास्ट में कौन आएगा, इसका मतलब ये इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। इस प्रकार से आप इनफाइनाइट सेट लिख सकते हो। तो सेकंड टाइप जो आपकी आएगी किसकी, इनफाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट सेट इज सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट टाइप आपकी है इनफाइनाइट सेट, यानी ए सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी इनफाइनाइट, ए सेट इन विच number of elements be infinite in number, infinite in numbers, यानी उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, उनकी काउंटिंग ना की जा सके, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लास्ट टॉपिक में लिख ही दिया था, इससे पहले फाइनाइट के केस के जस्ट बाद बताया था, कोई सेट हमने सी लिया जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, यानी आपके पास क्या हुआ, ये इनफाइनाइट नंबर्स का सेट हुआ, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं इसको। इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि लास्ट मेंबर का हमें नहीं पता क्या आएगा, ठीक है। तो ये आपका इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। एक बात का और ध्यान रखें भाई, इसमें अगर एक सेट कोई बच्चा ऐसे लिखता है कि सर एक सेट मैंने राइट डाउन किया डी, जिसके एलिमेंट है 2 3 4 5 डॉट 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 और लास्ट में आपके पास लिख दिया उसने 20, तो कई बच्चे इस कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि सर आपने डॉट डॉट लगाया था इस कारण से तो ये इनफाइनाइट सेट था, और इसमें भी डॉट डॉट नजर आया था, इसका मतलब ये भी इनफाइनाइट है। ये इनफाइनाइट सेट नहीं है, ये फाइनाइट सेट है। क्यों, क्योंकि इसने ये शो कर दिया है कि एलिमेंट्स हमारे कैसे चलेंगे 2 3 4 5, यानी ऐसे बढ़ते जा रहे हैं वो बाय 1, एंड डॉट डॉट का अर्थ हुआ एंड सो ऑन, ऐसी चलती रहेगी प्रोसेस, बट लास्ट एलिमेंट इज 20, यानी हम कहां तक जाएंगे, लास्ट 20 तक जाएंगे, लास्ट का मेंबर हमारा 20 रहेगा। इस कारण से ये आपका सेट फाइनाइट हुआ। क्यों, क्योंकि लास्ट मेंबर के बारे में हम जानते हैं, आवर लास्ट मेंबर इज 20 इन दिस केस, यानी इन द सेट डी द लास्ट एलिमेंट इज 20, सो व्हाई इट इज फाइनाइट, इट इज नॉट एन इनफाइनाइट सेट बट इट इज द फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट है। तो इस बात का ध्यान रखें, कई बच्चे डॉट डॉट को देख के ऐसे समझ जाते हैं कि सर ये इनफाइनाइट सेट है। अगर इस डॉट डॉट के बाद कुछ एलिमेंट और भी है लास्ट में तो वो फाइनाइट होता है, इनफाइनाइट नहीं होता, ये ध्यान रखें, ठीक है। इसके बाद आपके पास चलता है नल सेट और एम्प्टी सेट, यानी इसके बाद नल सेट किसको कहेंगे, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, हम उसको नल सेट बोलते हैं। ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज नोन एज ए नल सेट भी कह सकते हैं इसको, वाइड सेट भी बोलते हैं और एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। नल सेट, एम्प्टी सेट और वाइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। बेटा एक बात का ध्यान रखें, जो नोटेशंस मैंने दिखे, देखो यहाँ पे एन ओ के बाद में मैंने डॉट यूज किया है, इसका मतलब क्या है, नंबर। एन ओ के बाद में अगर डॉट लगता तो नंबर कहलाता है, और एन ओ जस्ट रहता है तो ये नो होता है, ये नो मींस नहीं। तो ये आपका ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अच्छा, कई बार बच्चे ऐसे करते हैं कि सर हैविंग ए सेट हैविंग 0 एलिमेंट, कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं, यानी एक ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो। नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो का अर्थ हुआ कि उसमें हम ये नहीं कह सकते इसको, क्योंकि कई नोटेशन अगर उसके दें सेट हैविंग 0 एलिमेंट, ए सेट हैविंग 0 एलिमेंट का अर्थ हुआ कि उसमें 0 एलिमेंट है, तो ये आपका नल सेट नहीं कहलाएगा। तो उसको आप ए सेट हैविंग 0 एलिमेंट मत लिखें, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट लिखें। सेट हैविंग 0 एलिमेंट ये हुआ जिसको आप नल सेट नहीं कह सकते। ये सिंगलटन सेट है, जो अगली डेफिनेशन है मेरी, सिंगलटन सेट है ये, सिंगलटन सेट।
तो ए सेट हैविंग जीरो एलिमेंट ना लिखें, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट लिखें। ए सेट हैविंग जीरो एलिमेंट आपका सिंगलटन बन जाएगा, ठीक है। अगला आपका जो आपके पास है सिंगलटन सेट, यही डेफिनेशन है सिंगलटन ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ठीक है, उसको कहेंगे इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, इसको सिंगलटन सेट कहेंगे बेटा। दूसरा नाम इसका क्या है, यूनिट सेट भी बोलते हैं इसको, यानी ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज आल्सो नोन एज यूनिट सेट, उसको और यूनिट सेट भी बोलते हैं। जैसे ये एग्जांपल हुआ, फॉर एग्जांपल कोई सेट आपने लिख दिया ये जिसमें एक एलिमेंट है जीरो, तो ये आपका सिंगलटन सेट है या यूनिट सेट है। इसी प्रकार से आप ये भी देख सकते हैं, हाँ जो आपने ऊपर वाला सेट दिया था जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है उसको नल सेट कहा था, यानी सेट हैविंग नो एलिमेंट। तो एग्जांपल या नोटेशन कैसे रहेगी, आपका जो ये सेट लिखा जाएगा नल सेट वाला, इसकी नोटेशन या तो फाई से लिखें, अकेला फाई, या फिर आप खाली ब्रैकेट लिख दें बेटा, यानी ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखना, ओनली द टर्म्स ऑफ ब्रैकेट बी यूज्ड एंड और द अनदर स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नल सेट बाय फाई, इसको फाई बोलते हैं। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि इस फाई को भी इसके अंदर लिख देते हैं। फाई को अगर आपने इस नल सेट के अंदर लिख दिया तो ये आपका सिंगलटन सेट हो जाएगा, ये नल सेट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि नोटेशन को ध्यान से देख लें, अगर आपको नोटेशन अच्छी तरह से समझ में आएगी तो फिर आप गलती नहीं करेंगे, अदरवाइज आपसे गलती हो जाएगी। फाई को अगर ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये सिंगलटन सेट है, ये सिंगलटन है, ये सिंगलटन है और ये आपका नल सेट है। ये दोनों नोटेशन नल सेट की हैं, ठीक है। तो या तो नल सेट लिखना तो अकेला फाई लिखें या अकेला ब्रैकेट लिखें, ऐसे ना लिखें, ऐसे लिखने से सिंगलटन बन जाता है। तो ये आपके पास सिंगलटन सेट हुआ। इसके बाद देखिए कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है भाई? कार्डिनल नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ए सेट। किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंग करते हैं उनकी संख्या को ही उस सेट का कार्डिनल नंबर बोलते हैं। यानी ए सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स belonging to a set, is called the cardinal number of the set। जैसे आपके पास ये सेट है, इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 1, यानी एक एलिमेंट है 0, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? इसका कार्डिनल नंबर 1 हो जाएगा। मतलब हम लिखेंगे, सपोज करो इस सेट का नाम आप रख दें कि ये सेट ए है, तो n ऑफ ए का मतलब 1 नंबर ऑफ एलिमेंट, स्मॉल n नंबर ऑफ एलिमेंट को डिनोट करता है। आगे जो ब्रैकेट में मैंने ए लिख दिया, ये सेट का नाम है, यानी ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका मीनिंग ये हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ए सेट ए विच इज टू बी 1, यानी एक ही एलिमेंट है। यहाँ पे एलिमेंट नहीं लिखना कि 0 है, हम ये लिखेंगे कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, एक नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट है, तो हमने लिख दिया n ऑफ a = 1। दिस इज द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। यस बेटा। अब आप एक पार्ट नोट कीजिए, जब मैंने फर्स्ट लेक्चर आपके इस सेट का लिया था, सेट थ्योरी का पहला लेक्चर था, उसमें मैंने कहा था कि जब सेट की डेफिनेशन देते हैं तो सेट की डेफिनेशन में आपके पास क्या आता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वहां पे मैंने वर्ड यूज किया था डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तब मैंने कहा था कि ये डिस्टिंक्ट वर्ड क्यों यूज किया, और मैं ये तब बताऊंगा जब आपके पास कार्डिनल नंबर आ जाएगा। अब कार्डिनल नंबर का मैंने जो चर्चा किया अभी मैंने आपको बताया कि कार्डिनल नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ए सेट। किसी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, यानी उन एलिमेंट्स की संख्या को ही उस सेट का कार्डिनल नंबर बोलते हैं। अब सपोज कीजिए आपके पास आपने कलेक्शन लिया, वो ऑब्जेक्ट्स लाइक थे, यानी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का नहीं था, लाइक्स एलिमेंट्स का कलेक्शन था, यानी एक जैसे ही मेंबर हैं। सेट थ्योरी ये कहती है कि एलिमेंट्स का रिपीटेशन सेट में नहीं होता, एलिमेंट्स डज नॉट टू बी रिपीटेड, यानी रिपीटेशन ऑफ द एलिमेंट डज नॉट अलाउ इन द सेट थ्योरी, ठीक है। तो इसका मतलब जब एलिमेंट रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसका रिपीटेशन नहीं करते तो कैसे लिखे? सपोज करो एक सेट में एलिमेंट है 4, 1 1 और 1, आपने ऐसे लिख दिया। इस सेट के जो एलिमेंट है वो 4 हैं, बट आर इक्वल, वो इक्वल भी है, यानी 1 1 1 1, चारों के चारों एलिमेंट एक जैसे हैं।
सेट थ्योरी ये कहती है कि इनमें से जैसे आपने एक एलिमेंट को 4 बार लिख दिया तो ऐसे रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। सेट में एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता, तो इसका मतलब ये चारों के चारों सेम एलिमेंट 4 बार नहीं लिख सकते, हम इसको एक बार लिखेंगे। अगर मुझे ऐसे लिखना चाहिए जब उसमें मैं 4 एलिमेंट बता रहा हूं तो उसके अकॉर्डिंग कार्डिनल नंबर क्या होना चाहिए, इसका एन ऑफ ए, सपोज कोई सेट का नाम आप ए रखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं 4, तो एन ऑफ ए हुआ 4, इसका मतलब इस सेट का कार्डिनल नंबर हो जाएगा 4। जब मैं 4 ही एलिमेंट बता रहा हूं, 4 इक्वल एलिमेंट है तो कार्डिनल नंबर भी 4 ही होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास जैसे सेट थ्योरी ने कहा कि रिपीटेशन डज नॉट अलाउ, रिपीटेशन डज नॉट अलाउ है तो इसका मतलब ये एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा, एक बार लिखा जाएगा तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अब कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, एक, तो इसके अकॉर्डिंग इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, n ऑफ a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये तो फेक स्टेटमेंट हुई, क्यों, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो मैं कह रहा था कि एक ऐसा सेट जिसमें 4 इक्वल एलिमेंट है 1 1 1 एंड 1, ठीक है, तो कार्डिनल नंबर 4 होना चाहिए। लेकिन रिप्रेजेंटेशन कहती है, जैसे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, उसने कहा कि इसमें तो एक एलिमेंट दिखाई दे रहा है, एक एलिमेंट दिखाई दे रहा है तो कार्डिनल नंबर 1 हुआ। इसका मतलब दोनों बातों में डिफरेंस आया, यानी ये थ्योरी यहाँ पे फेल होती है। इस कारण से उन्होंने कहा कि भाई आपके पास जो एलिमेंट होने चाहिए वो सेट रिप्रेजेंटेशन में वो लाइक नहीं होनी चाहिए, वो आपके पास डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट होंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। अगर वो 4 एलिमेंट आपके 1 1 1 ना होके 1 2 3 और 4 होते तो अब इसका कार्डिनल नंबर 4 ही होता और आप इसको n ऑफ a इक्वल टू 1 नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे कार्डिनल नंबर भी 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, दोनों बातें मैच कर रही हैं, मैच कर रही हैं, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए ये वैलिड है। इसका अर्थ ये हुआ कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो इसको आप सेट करते हो उसमें सभी के सभी एलिमेंट्स आपके डिस्टिंक्ट होने जरूरी हैं, वो डिस्टिंक्ट हो तो आप कहेंगे ये सही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट था जो मैंने रखा था रिजर्व। चलिए इसके बाद करते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट किसको कहेंगे भाई, इक्वल सेट, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल, टू सेट्स are said to be equal if each and every be the subset of each other। यानी आप ऐसे बोलते हैं इस बात को, अगर मैं दोनों सेट्स के नाम लेके चलूं, टू सेट्स A एंड B, अभी बता देता हूं, टू सेट्स A एंड B आर बी इक्वल सेट्स, equal sets if all the elements of A are in B, if all the elements of set A are in set B, यानी A सेट के सारे एलिमेंट किस में हो, B सेट में हो, and all the elements of set B are in A, are in set A, यानी A सेट के सारे एलिमेंट B में हो और B सेट के सारे एलिमेंट A में हो। इसका अर्थ ये कब पॉसिबल है, इसका मतलब ये पॉसिबल तब है जब A के सपोज करो A के एलिमेंट आपके पास हैं 1 2 3 और B के एलिमेंट भी आपके पास क्या है 1 2 3 ही लिख दें या 3 2 1 लिख दें, ये हो, तब आप कह सकते हैं कि A सेट के सारे एलिमेंट किस में है, B में है, और B के सारे एलिमेंट किस में है, A में है। Then these two sets are said to be equal। या इसी बात को आप ऐसे कह सकते हैं कि A B का सबसेट हो और B A का सबसेट हो। क्यों, क्योंकि जो सबसेट की नोटेशन आएगी और नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में पड़ेगी, आपके नेक्स्ट टॉपिक में आएगी, वो मैं बाद में ही बता दूंगा। तो आप पहले यहाँ पे इतना ही डिस्कस कर लें कि A के सारे एलिमेंट B में हो और B के सारे एलिमेंट A में हो, तब आप कह सकते हैं कि दोनों सेट इक्वल हैं, ठीक है। देन A इक्वल टू B, सेट A इज इक्वल टू सेट B, ये आपके इक्वल सेट्स की नोटेशन रहेगी। इसके बाद चलिए आपके पास इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स आर दोज सेट्स इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी इक्वल, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हैं, एलिमेंट इक्वल नहीं है, मैंने उनके नंबर कहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी इक्वल। टू सेट्स आर सेड टू बी, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल, सॉरी इक्विवेलेंट, equivalent if number of elements in both sets be equal, if number of elements in both sets be equal, यानी दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या इक्वल हो जाए। उदाहरण के लिए जैसे आपने A सेट को कह दिया 1 2 3
और एक सी सेट भी ले लें जिसके एलिमेंट है ए बी सी। ए सेट की कितने एलिमेंट हैं? 3, यानी इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा? n ऑफ ए 3, क्योंकि 3 एलिमेंट हैं तो n ऑफ ए 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू ए भी 3, और यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू सी यानी n ऑफ सी क्या हो जाएगा? n ऑफ सी हुआ ये भी 3, क्योंकि इसमें भी 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों सेट आपके इक्विवेलेंट सेट हैं। n ऑफ ए इक्वल टू n ऑफ सी, यानी सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट सेट सी के नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर हैं। इस कारण से ये दोनों सेट कैसे हैं? दोनों सेट आपके इक्विवेलेंट सेट हैं। इसका अर्थ ये हुआ, दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट्स इफ द कार्डिनल नंबर ऑफ बोथ सेट्स बी इक्वल। अगर दोनों का कार्डिनल नंबर इक्वल है तो दोनों सेट इक्विवेलेंट हैं। ये आपका यहां तक का टॉपिक था। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज आपकी। यस बेटा, now we will start with exercise 1.1 related with the set theory. The first question is, which of the following are sets? Justify your answer. आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि ये नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स सेट को बनाती हैं, यानी कौन कौन सी स्टेटमेंट से सेट बनता है, सेट है, ठीक है, और अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। या कौन से ऐसी स्टेटमेंट है जो सेट की फॉर्म में नहीं है। आप याद करें डेफिनेशन सेट की, क्या डेफिनेशन थी सेट की कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, उसको आप कहेंगे सेट। अगर ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो आपके सेट बन पाएंगे, नहीं तो सेट नहीं बन पाएंगे। हम रीड करते हैं पहली स्टेटमेंट को। पहली स्टेटमेंट क्या आपकी? द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम इंटीजर्स, यानी आपने कलेक्शन किया है ऑल प्राइम इंटीजर्स का। पहले मुझे आप ये बताइए कि प्राइम कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर कौन होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो नंबर या तो खुद से भाग होता है या फिर 1 से भाग होता है, यानी ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 और बाय इटसेल्फ ओनली, उनको प्राइम बोलते हैं। और यहाँ पे उसने कहा कि उन सभी प्राइम्स का कलेक्शन है, कौन से का भाई? हाँ, इसमें सभी प्राइम इंटीजर, जो इंटीजर हो, वो जो आपके प्राइम नंबर आपने लिए वो इंटीजर हो। पहले तो आप एक बात नोट करें, इंटीजर का सेट होता है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। ये कलेक्शन है आपका जो मैंने सेट फॉर्म में लिख दिया, ये इंटीजर्स का है। अब हमें इनमें से वो इंटीजर उठाने जो प्राइम हो, तो आप बताइए कौन है इनमें से प्राइम वाला, यानी ऐसा कौन सा इंटीजर है जो प्राइम नंबर भी हो। प्राइम नंबर है जैसे आपका 1 नहीं है, 0 नहीं है, 2 है, यानी पहला एलिमेंट मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम इंटीजर्स 2 बनेगा। उसके बाद 3 भी आपका प्राइम है, क्यों? क्योंकि 3 भी आपका या तो 3 से डिवाइड होता है या 1 से होता है। उसके बाद 5 आएगा, तो यानी उस कलेक्शन में मेरे पास आएंगे। इसका कलेक्शन अगर मैं लिखना चाहूँ सेट फॉर्म में, तो मेरे पास सबसे पहला एलिमेंट पड़ता है 2 इधर से पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ पे ऑल लिखा है, और में नेगेटिव भी इंटीजर आएंगे और पॉजिटिव भी जो प्राइम फॉर्म को रिप्रेजेंट करते होंगे। 2 3 5 7 11 डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। और नेगेटिव में आइए, नेगेटिव में 2 के बाद यानी कौन सा होता है आपके पास प्राइम में, यानी -2, ये -2 भी आ जाएगा, इधर से -3 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से। तो ये जो कलेक्शन हो जाएगा ये आपके ऑल प्राइम इंटीजर्स का हो जाएगा, यानी इसमें वो सभी प्राइम हैं जो इंटीजर हैं, जो प्राइम नंबर हैं, यानी नेगेटिव वाले भी हैं और पॉजिटिव वाले भी। तो ये कलेक्शन आपका बन जाएगा। ये कलेक्शन आप डिफाइन कर सकते हो, मतलब इसके एलिमेंट आप लिख पाओगे, लिख सकते हैं। इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है तो ये आपका कलेक्शन में कैसा क्या बन जाएगा? ये कलेक्शन सेट बन जाएगा। ये सेट हुआ, तो दिस इज द सेट। इसको आप लिख सकते हो कि ये सेट है, क्योंकि हमें यही बताना है कि कौन सा सेट है, कौन सा कलेक्शन सेट है, कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है, ठीक है। हमें ये भी बताना था क्यों, ऐसे, क्योंकि we can write all the elements of this collection, इस कलेक्शन के सभी एलिमेंट हम लिख सकते हैं, इस रूप में आएंगे, ये है वो एलिमेंट। तो ये आपका क्या हुआ? सेट हुआ। इसी प्रकार से सेकंड चलिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, यानी हमारे भारत में जो हॉकी के बेस्ट प्लेयर हैं, गुड प्लेयर्स हैं, उनका कलेक्शन करना है। तो यहाँ ये आपका वेल डिफाइंड नहीं है, क्यों? क्योंकि आप किसको गुड कहेंगे, किसको बैड कहेंगे, ये हर किसी पर्सन्स की अपनी डिफरेंट व्यूज हैं। भाई हो सकता है कोई ऐसा प्लेयर हॉकी का जो मेरी दृष्टि में सही है, मुझे गुड लगता है, लेकिन आपकी दृष्टि में वो सही ना हो, तो उसको आप वेल डिफाइन नहीं कर सकते। जहां भी आपके पास रेस्ट्रिक्शन ऐसे कंडीशन आ जाएगी कि एक कैंडिडेट यस कहता है, दूसरा नो कहता है, यानी सभी का सेम आंसर नहीं है उस फैक्ट के लिए या इस कलेक्शन के लिए, तो आपका वो वेल डिफाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब गुड हॉकी प्लेयर्स का जो कलेक्शन हो जाएगा वो सेट नहीं कहलाएगा, ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये कलेक्शन नहीं होगा।
नेक्स्ट चलिए, कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन्स इन इंडिया, यानी हमारे भारत में जितने धनी लोग हैं उन सभी का कलेक्शन करें तो क्या वो सेट बन जाएगा। तो इसमें भी आप सभी के डिफरेंट डिफरेंट व्यू हो सकते हैं भाई। हो सकता है कोई अंबानी को ज्यादा रिच कहता है, या हो सकता है कोई और दूसरे को कोई रिच कहता हो। यानी इंडिया में कितने ही पर्सन ऐसे हैं जो रिच हैं, ठीक है। क्या सभी के बारे में हम जानते हैं? यानी हमें नहीं पता कि कौन रिच है और कौन रिच नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे सभी के ओपिनियन सेम नहीं है, सभी के ओपिनियन सेम नहीं है तो ये भी आपका वेल डिफाइंड नहीं हुआ। वेल डिफाइंड नहीं हुआ तो ये सेट नहीं हुआ, तो इस कलेक्शन को भी आप सेट नहीं कर सकते, ये सेट नहीं होगा। नेक्स्ट चलिए, कलेक्शन ऑफ ऑल, यानी कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जितनी नॉवेल्स लिखी हैं उनका जो कलेक्शन करें, यानी उन सभी नॉवेल्स को एक कलेक्शन में लिखे, कलेक्शन का मतलब गैदरिंग करें हम भी, इकट्ठी लिखा दी हमने, उठा दी उनको, उठा के रख लिया एक सेट में, तो वो आपका सेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने कितने नॉवेल्स लिखे हैं ये कलेक्शन हम निकाल सकते हैं, ये वेल डिफाइंड है। क्योंकि ये हमारे पास पूरा डाटा है कि मुंशी प्रेमचंद ने इतनी नॉवेल्स लिखे हैं, उन सभी के नाम आ जाएंगे इसमें, ठीक है। जैसे आपके पास एक दो नाम तो मैं बता दूं, गोदान है मुंशी प्रेमचंद का ही है, ये नॉवेल्स है, तो इसी प्रकार से और भी लिखे उन्होंने, तो उनके नाम आपके आ सकते हैं। तो ये वेल डिफाइंड है, ये सेट है, ये आपका सेट बन जाएगा। तो जो जो सेट है उनके सामने मैंने लिख दिया है, जो उनके सामने मैंने सेट नहीं लिखा है इसका मतलब वो कलेक्शन आपके सेट की फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट चलिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000, यानी वो सभी प्राकृत संख्याएं हैं जो 1000 से छोटी हैं। तो आप लिख सकते हो आसानी से 1000 से छोटी नेचुरल संख्याएं कौन सी हैं। जैसे आपने स्टार्ट किया 1 से स्टार्ट किया, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 डॉट डॉट करके अप टू 1000 से लेस। 1000 से लेस कौन सा होगा नेचुरल में? 999 ही होगा, 999। ये आपका लास्ट नेचुरल नंबर है जो 1000 से लेस है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये कलेक्शन आपका फाइनाइट है, यानी हम इसको लिख सकते हैं, इसके सभी एलिमेंट्स को हम लिख सकते हैं, जानते भी हैं, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है तो ये सेट है, तो यहाँ भी आप डाल सकते हो कि ये सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000, ये ऐसे लिखा जाएगा। आपने सभी एलिमेंट्स के बारे में लिख दिया है, सभी को जानते हो, तो ये सेट है, वेल डिफाइंड है। द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, सभी ऑड इंटीजर का सेट लिखिए भाई। इंटीजर ये सभी हैं, इनमें से और इंटीजर छाटने आपके बारे में देखो। लास्ट वाली स्टेटमेंट जो ऊपर आपने लिखी थी स्टेटमेंट, उसमें जो आपने कौन से लिए थे वो इंटीजर जो इवन है, ऐसा ही कहा था शायद, प्राइम है, सॉरी इवन नहीं प्राइम कहा था उसने। पहले जो आपका पहला जो पार्ट था उसमें कहा था कि ऑल प्राइम इंटीजर, तो उसमें से आपने प्राइम इंटीजर्स का कलेक्शन किया था। अब की बार आप क्या करने जा रहे हो? कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड इंटीजर, इसमें से ऑड इंटीजर उठाओ भाई। आपके पास पहला इंटीजर आउट आएगा 1, फिर 3, उधर 5 7 9 डॉट डॉट ऐसे चलते जाएंगे, और इधर माइनस में -1, 0 को ना उठाएं क्योंकि 0 आपका ओड नहीं है, हमें ओड लेने हैं। -1 -3 -5 डॉट डॉट डॉट, ये आपका कलेक्शन आ जाएगा किसका? ऑड इंटीजर्स का। ऑल ऑड इंटीजर्स का, ऑल का है तो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इसका मतलब ये हुआ कि इस कलेक्शन को भी आपने डिफाइन कर दिया, ये भी एक सेट की फॉर्म में आ गया है, सेट की फॉर्म में आ जाएगा तो ये सेट कराएगा, ये भी आपका सेट है, ठीक है। यानी वेल डिफाइन है सारे के सारे बेटा। वेल डिफाइन उनको कहेंगे जिनके बारे में हम जानते हैं, यानी जिनको हम राइट डाउन कर पाएंगे। तो आप इनको राइट डाउन कर पाए हैं, यानी इन सभी एलिमेंट्स को आप राइट डाउन कर पाए हैं, तो इन एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइन हुआ। वेल डिफाइन है तो ये सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज, राइट द फॉलोइंग इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपने जो नोटेशंस या रिप्रेजेंटेशंस की थी सेट्स की, उसमें आपके पास दो टाइप्स की रिप्रेजेंटेशन आई थी बेटा। एक तो सेट बिल्डर फॉर्म कहें या रोस्टर फॉर्म कहें, सॉरी रोस्टर फॉर्म कहें या टेबुलर फॉर्म कहें, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म कहें या फिर रूल मेथड कहें। तो ये कहता है यहाँ पे कुछ सेट्स दिए हुए हैं, आप क्लियरली देख रहे हैं कि ये सभी के सभी एलिमेंट लिस्ट किए हुए हैं। लिस्ट किए हुए हैं तो ये कैसी फॉर्म है? ये रोस्टर फॉर्म है या टेबुलर फॉर्म है। हमें इनको बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में का मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे एलिमेंट लिखने की जरूरत ना पड़े, हमें एक ऐसे रूल में लिखना है इनको। तो ये सेट देखिए किसका है, ये जो पहला सेट है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सपोज करो यदि इस सेट के नाम को मैं ए कह दूं, लेट दिस सेट बी डिनोटेड बाय या रिप्रेजेंटेड बाय इट्स नेम। अगर इस सेट्स के नाम को आप ए से लिखें कि ये सेट ए है, तो इसके एलिमेंट्स को रूल मेथड से कैसे लिखेंगे? अभी रूल में कैसे लिखा जाएगा? पहले आप क्लियर देख रहे हैं कि जो आपके पास एलिमेंट्स हैं किस टाइप के हैं। ये सभी के सभी एलिमेंट्स इवन फॉर्म के हैं,
2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो कैसे लिखें ए सेट ए इन विच ऑल द एलिमेंट्स, मार्कर पूछ रहे थे भाई। The first part is a set having even numbers, even natural numbers हैं। ये कैसे लिखेंगे बेटा, देखो हमें क्लियर दिखा दे रहे हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ऐसे एलिमेंट बढ़ते रहेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं सेट ए इन विच ऑल द एलिमेंट्स लाइक एक्स, एक्स टाइप के एलिमेंट हैं सच दैट एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू 2n, क्योंकि इवन नंबर को जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो 2n से रिप्रेजेंट होता है। तो x इक्वल टू 2n है, जहां पे n कहां बिलोंग करता है, ये स्मॉल n बिलोंगिंग करता है कैपिटल n में। यानी आपके पास जो ये स्मॉल n है कैपिटल n में बिलोंग करेगा, यानी नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। अब यहाँ n का मान आप नेचुरल नंबर में से कोई भी नंबर रखते जाइए, आपके पास ये एलिमेंट आ जाएंगे सारे। डॉट डॉट है तो लास्ट तक ऐसे चलते रहेंगे। मैंने भी कोई बाउंडेशन नहीं लगाई कि यहाँ तक चलिए, क्योंकि यहाँ पे कोई बाउंडेशन दी नहीं कि यहाँ तक चलिए। इसने तो सारे इवन नेचुरल नंबर लिखवाए हैं, तो हम भी सारे इवन नेचुरल नंबर स्टेटमेंट से लिख देंगे। आप रख के देखिए, अगर आप n का मान 1 रखेंगे तो x क्या बन जाएगा, 2 गुना में 1 यानी क्या बन जाएगा 2 आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट। अगर आप x का मान 2 रखेंगे, n का मान 2 रखेंगे तो x इक्वल टू 2 इंटू 2 हो जाएगा यानी 4। इसी प्रकार से अगर आप n का मान 3 रखेंगे, नेचुरल नंबर में से 1 2 3 ऐसे रखते जाना है, 2 3 जा 6 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते रहेंगे और आपके ये सारे इवन नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको एक सेट बिल्डर फॉर्म यानी रूल मेथड से लिख पाएंगे। रूल मेथड से ऐसे लिख सकते हैं, ये रूल मेथड है। नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट सेट आपका जिसमें एलिमेंट है 6 10 14 एंड 18। सपोज करो इस सेट को आप कहते हैं बी, तो कहता है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें, यानी एक रूल से कैसे लिखें। एक ऐसा रूल आएगा जिसमें ये सभी एलिमेंट आएंगे, इनके अलावा कोई एलिमेंट नहीं आएगा, जैसे इसमें आया है। इस सेट का मीनिंग क्या है कि इसमें वो सभी एलिमेंट हैं जो हमने यहाँ मेंशन किए हैं, ना ही इनसे कम है ना ही इनसे ज्यादा। तो ये इसी सेट की रिप्रेजेंटेशन है इस सेट बिल्डर फॉर्म में। इसी प्रकार से आपके पास ये बी सेट रहेगा जिसके एलिमेंट 6 10 14 और 18 हैं। बेटा बोलिए कौन सा रूल है, किस रूल के तहत आप इसको लिख सकते हो। देखिए इसमें कहता है सारे के सारे एलिमेंट एक्स टाइप के हैं, यानी उन एलिमेंट्स को मैंने एक्स फॉर्म में लिख लिया सच दैट एक्स क्या हो गई कि एक्स की वैल्यू आपके पास 4n + 2 हो, क्योंकि ये एक ऐसा रूल है जिसके अलोंग ये एलिमेंट आ जाएंगे। लेकिन अगर मैंने आगे बाउंडेशन नहीं लगाई तो ये एलिमेंट ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन हमारा लास्ट एलिमेंट यहाँ पे कौन है 18, तो हमें 18 पे रोकना भी है, यानी लास्ट एलिमेंट 18 ही रहे, 18 से क्रॉस ना करे, इस कारण से हमें बाउंडेशन लगानी पड़ेगी। ठीक कहता है 4n + 2 होना चाहिए x का मान, एंड ये जो आपका n है कहां तक हो। अब आप चेक कीजिए कि 18 कहां पे मिलेगा। जैसे आपने n को 1 रख दिया, 1 × 4 4 + 2 क्या आ जाएगा 6, पहला एलिमेंट आपका 6 मिल जाएगा आपको। अगर आप n को 1 रिप्लेस करते हैं तो आपके पास पहला एलिमेंट क्या बनता है, इफ n = 1 then x = 4 × 1 + 2 which is to be 6। अगर आप n का मान 2 रखते हैं तो 4 × 2 प्लस में 2 यानी आपके पास रहेगा 10, 4 2 = 8 + 2 10, यानी सेकंड एलिमेंट हमारा 10 ही है। और नेक्स्ट अगर आप n का मान रखें इफ n = 3, ये इफ n = 2, इफ n = 2, 3 के लिए क्या बन जाएगा x = 4 × 3 प्लस में 2, 3 4 = 12 + 2 यानी 14। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 14 आ जाएगा। और 18 हमें चाहिए तो कहां तक जाएगा, अब n की जगह 4 रखना पड़ेगा। इफ n = 4 देन x = 4 × 4 + 2 यानी 4 4 = 16 + 2 यानी 18। ये एलिमेंट मिल गया। अब इसके बाद हमें नहीं जाना, तो इसका मतलब 18 हमें कब ऑब्टेन हुआ, जब n की वैल्यू 4 हुई। तो हम यहाँ रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 रहनी चाहिए। ये लो, यानी अगर n का मान 4 या 4 से छोटा है, वो भी नेचुरल में, एंड n बिलोंगिंग टू n, n बिलोंगिंग टू n। कई बच्चा ये कहते हैं कि सर n का मान 4 या 4 से छोटा आपने कह तो दिया, अगर मैं -1 लेके चलूं तो, क्योंकि -1 भी 4 से लेस होता है, लेकिन मैंने नेचुरल कहा, इस कारण से मैंने नेचुरल नंबर लिख दिया कि n स्मॉल n कहां पे बिलोंग करे, नेचुरल में। अब नेचुरल में बिलोंग करवाने से आप नेगेटिव वाले यूज नहीं कर पाएंगे, इस कारण से आपकी वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी 1 से, 1 2 3 4 तक ही जाएगी। तो n का मान आप 4 या 4 से लेस ले सकते हो, या इसी बात कैसे भी कह सकते हो 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल 4, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, यानी n का मान 1 या 1 से बड़ा, 4 या 4 से छोटा, यहां तक लाई करेगा। तो ये आप
सारे एलिमेंट लिख पाएंगे इस सिंगल स्टेटमेंट से, इस सिंगल रूल से, तो इसको कहेंगे रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेकंड जो सेट था उसको रूल मेथड में ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट को ऐसे लिख सकते हैं। अब थर्ड पे चलिए, थर्ड आपके पास क्या है 0 3 6 9 12, ये सभी के सभी एलिमेंट। देखिए एक बात हो, ये तो इनफाइनाइट सेट था, ये आपका फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, यानी एक इनफाइनाइट सेट है, बाकी 4 आपके फाइनाइट सेट हैं। इनको भी रूल मेथड में लिखिए। इसका रूल मेथड क्या बनेगा भाई, सेट सी नाम रख दिया मैंने इसका, इन विच ऑल द एलिमेंट्स लाइक एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू क्या हो 3n, मैंने 3n लिख दिया। ठीक है, चेक कीजिए। और n कहां पे हो, यहाँ पे 0 भी चाहिए मुझे। 0 कब ऑब्टेन होगा, जब n का मान 0 हो। 0 × 3 0 आ जाएगा। इसका मतलब 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर कौन होते हैं, w। तो n बिलोंगिंग टू कैपिटल N नहीं, अब की बार w में होगा ये n। ठीक है, x का मान 3n हो और n बिलोंग करे w में, यानी होल नंबर में, क्योंकि होल नंबर की स्टार्टिंग 0 से होती है। अगर हम 0 रखते हैं n का मान, इफ n इक्वल टू 0, तो पहला एलिमेंट जो x आएगा किस फॉर्म का होगा, 3 × 0 यानी 0। तो पहला एलिमेंट आपका 0 बन जाएगा। सेकंड, अगर n का मान 1 रखें, इफ n इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा 3 × 1 यानी 3, तो सेकंड एलिमेंट 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से 2 रखने से 6 मिलेगा, 3 रखने से 9 मिलेगा, 4 रखने से 12 मिलेगा। तो लास्ट का एलिमेंट आपका 12 मिलेगा। कब, जब n की वैल्यू 4 रखेंगे। तो आप लिख सकते हो, इसमें एक रेस्ट्रिक्शन और रहेगी, x इक्वल टू 3n तो होगा ही होगा, n w में भी बिलोंग करेगा, और n का जो मान है कहां से कहां तक हुआ बेटा, n का मान हुआ 0 से 0 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4, 4 तक, क्योंकि 4 की बार आ जाएगा। तो ये जो सेट है इन एलिमेंट्स का, जो 6 या 5 एलिमेंट्स में दिखाए गए हैं, वो इस नोटेशन से रिप्रेजेंट होंगे। इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म ये आएगी। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए, ये सेट, इस सेट का नाम मैंने रख दिया D। इसको रूल मेथड में कैसे लिखेंगे, ऑल द एलिमेंट्स x सच दैट x इक्वल टू क्या होना चाहिए इसमें x, जिससे हमें ये एलिमेंट मिले। ये एलिमेंट मिले तो हमें इसको 2 की पावर 1/2 की पावर n कहते हैं, 1/2 की पावर n। n में कहां से कहां तक चले, देखो हमें पहला एलिमेंट कौन चाहिए 4, तो कब आए 4, जब 2 की पावर 2 करें। इसका मतलब हमारा जो n आएगा ये 2 से स्टार्ट होगा, 2 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू, मैक्सिमम कहां तक जाएगा 64, 64 तक। मतलब कैसे क्या रखते 64 बन जाए, 2 की 5 होता है 32, 2 की 5 32 होता है, और 2 की 6 कर दें तो 64 हो जाएगा, यानी 6 तक जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपका जो n है वो नेचुरल नंबर में हो, n बिलोंगिंग टू नेचुरल, और वैल्यू कहां से कहां वेरी करे उस नेचुरल की, 2 से लेके 6 तक। तो आपके पास इस रूल में रखने से यही 5-6 एलिमेंट आपके जो हैं वो आ जाएंगे। ये 5 एलिमेंट्स हैं, ये 5 एलिमेंट मिलेंगे, इनके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं आएगा, इनसे कम भी नहीं रहेगा, इनसे ज्यादा भी नहीं आएगा। तो ये सभी एलिमेंट एक रूल से लिखे हैं, इनमें सभी एलिमेंट को लिखने की जरूरत मुझे नहीं पड़ी, तो इसको कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। इसी प्रकार से आपका लास्ट पार्ट इसका है, इसमें देखिए इस सेट को मैंने डिनोट कर दिया किससे, ई से, सेट ई, इन विच ऑल द एलिमेंट्स लाइक एक्स सच दैट एक्स क्या होना चाहिए भाई, एक्स आपके पास 1/2 है, फिर अगला 2 से स्टार्ट हो गया, नीचे वाली संख्या ऊपर आ गई और इसमें एक और अधिक हो गया है, फिर ये नंबर ऊपर गया है, आगे एक और अधिक हो गया है, इस प्रकार से बढ़ता गया है। यानी मतलब ये हुआ ऊपर तो 1 2 3 4, आप देख रहे हो नेचुरल नंबर की सीरीज आई है, और नीचे क्या है, उस नेचुरल नंबर से एक अधिक चला हुआ है। अगर ऊपर 1 आया है तो नीचे से 1 अधिक 2, ऊपर 2 आया तो नीचे से 1 अधिक 3, इस प्रकार से चला। तो आप x को कहेंगे x सच दैट ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट E आर लाइक x सच दैट x इज इक्वल टू 1 यानी n अपॉन n प्लस 1। यानी अगर मैं n का मान 1 से स्टार्ट करूंगा तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 रखूंगा तो 2/2 + 1 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन बाउंडेशन लगानी इसमें भी, क्योंकि ये फाइनाइट है, यानी 6/7 तक ही रखना है। तो ऊपर तो 6 आए, नीचे 7, यानी n की वैल्यू 6 रखने से 6/7 मिल सकता है। तो आप कहेंगे कि x की वैल्यू n/n+1 आएगा, और n कहाँ बिलोंग करेगा, नेचुरल में, कैपिटल N में, और n का मान जो है कहां से कहां तक 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 6, ये आपका सेट बन जाएगा। इसको आप कह सकते हैं इस सेट की सेट बिल्डर नोटेशन ये आ जाएगी, यानी इस सेट में वो सभी एलिमेंट जो यहाँ मेंशन किए गए हैं, आप इनको 1 by 1 रीड कर सकते हो, बता सकते हो, देख सकते हो, काउंट भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन था जिसमें सेट्स को टेबुलर फॉर्म में दिया गया था और हमने इनको कन्वर्ट किया सेट बिल्डर फॉर्म में। अब थर्ड क्वेश्चन
यस बेटा, थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज भी, रीराइट द फॉलोइंग सेट्स बाय लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स। देखिए पहले जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या किया था, सेट्स दिए हुए थे, उनमें सभी एलिमेंट्स लिखे हुए थे और हमने क्या किया था, उनको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब की बार उल्टा है, क्या है कि सभी के सभी एलिमेंट हमें लिस्ट करने हैं, जबकि लिस्ट किए हुए नहीं हैं, यानी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं। अब की बार सेट्स हमें इनको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। यानी लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स का अर्थ हुआ रोस्टर फॉर्म हमें बनानी है। वी हैव टू लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, दैट मींस वी हैव टू कन्वर्ट दीज सेट फॉर्म्स which are to be written in the set builder form into tabular form कह दें या फिर roster form कह दें, यानी सभी के सभी एलिमेंट लिखे हैं। पहले सेट से देखिए भाई, पहला सेट क्या कहता है, इसमें कौन कौन एलिमेंट आएंगे, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45। हमें उन सभी एलिमेंट्स यानी इंटीजर्स का सेट बनाना है जो पॉजिटिव हो और 30 और 45 के कॉमन फैक्टर हो। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि 30 और 45 के कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। पहले 30 के फैक्टर बताओ। 30 कैन बी फैक्टराइज एज 1 into 30, 2 into 15, यानी किसी का होता है 1 से तो 1 गुणा में 30 हो जाएगा, 2 से भी होता है तो 2 into 15 हो जाएगा, 3 से भी होता है 3 into 10, फिर आपके पास 5 से भी होता है 5 into 6, फिर 6 से भी होगा 6 पंजे 30, और इसके बाद आपके पास रहेगा 10 से 10 गुणा में 3, और 10 के बाद और कौन कौन से आएंगे आपके पास 15 into 2 और फिर 30 into 1। ये आपके पास तो फैक्टर कौन हुए, फैक्टर हुए 1 2 3 5 6 10 15 30। 30 के फैक्टर भाई जो आपने 30 के फैक्टर लिखे हुए हैं 1 2 3 5 6 10 15 and 30। दिस इज द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 30। अब पॉजिटिव का आज में तो हमारे पॉजिटिव ही लिखे हैं, पॉजिटिव इंटीजर, सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप फैक्टर कर सकते हो किसके, आप फैक्टर कर सकते हो 45 के। 45 के भी फैक्टर लिखिए पहले, फिर हमें कॉमन छाटने हैं। 40 के फैक्टर 45 के भी फैक्टर होंगे। सबसे पहला 1 से डिवाइड होता है, उसके बाद देखिए किससे होता है, ये 3 से भी होता है 1 3, फिर 5 से भी होता है, ठीक है। 5 के बाद 9 से भी होता है, और 9 के बाद आपका किससे बनेगा 15 से भी बनेगा, और 15 के बाद आपका कौन आएगा 45। ये लीजिए, ये आपके फैक्टर्स आ जाएंगे, यानी इन सभी संख्याओं से ये 45 डिवाइड हो रहा है, तो दीज आर द फैक्टर्स। आपने लिस्ट कर दिए हैं, एलिमेंट आ गए हैं। अब हमें वो सेट बनाना है जो कॉमन हो इन दोनों सेट्स का। कॉमन का अर्थ हुआ वो एलिमेंट जो इन दोनों सेट्स में बिलोंग करते हैं, यानी दोज एलिमेंट्स विच आर टू कॉमन टू बोथ सेट्स, दोनों में कॉमन हुआ। अब छाटी कौन है, 1 इधर भी है इधर भी, तो कॉमन हुआ 1 आ जाएगा, कॉमन फैक्टर का सेट। दूसरा 3 इधर भी है इधर भी है, ये 3 भी आ जाएगा। 2 उधर है लेकिन यहाँ नहीं है तो 2 नहीं आया। इस प्रकार से 5 भी कॉमन हुआ। 5 के बाद आपके पास कौन कॉमन है भाई, आपके पास 15 कॉमन है, ये 15 लीजिए, ये 15 भी है, तो ये आपके पास कॉमन फैक्टर का सेट आ जाएगा। यानी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जो पॉजिटिव इंटीजर हैं और कॉमन फैक्टर हैं 30 और 45 के, ये 4 एलिमेंट आपके होंगे, तो इसकी रोस्टर फॉर्म ये आ जाएगी, ये आपकी रोस्टर फॉर्म हुई। इस प्रकार से आप लिख सकते थे पहला पार्ट। सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट में आपके पास क्या है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स विच आर इवन। हमें उन सभी प्राइम नंबर्स को लिखना है जो इवन हो। प्राइम नंबर हो कौन से, जो या खुद से भाग होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, उन्हीं को प्राइम नंबर बोलते हैं, और कहता है वो इवन होनी चाहिए। अब बोलिए बेटा, प्राइम इवन नंबर कहां से स्टार्ट होता है, जैसे 2 से, पहला एलिमेंट आएगा 2, उसके बाद बोलिए जो नंबर इवन भी हो और प्राइम भी हो, इवन भी और प्राइम भी हो, केवल अकेला एक ही होता है जिसमें 2 2 होता है हमारे पास, तो और एलिमेंट इसमें आगे आएंगे ही नहीं। इसका अर्थ ये हुआ द सेट इन विच ऑल द प्राइम नंबर्स आर इवन, दैट इज द सेट इन विच ओनली वन एलिमेंट 2, क्योंकि 2 इज द ओनली प्राइम, इवन प्राइम, तो इवन प्राइम केवल 2 ही होता है आपके पास, तो ये सिंगल सेट आ जाएगा क्योंकि एक एलिमेंट इसमें। और इसकी रिप्रेजेंटेशन देखिए, इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे, क्या रूल है ये रूल में कहता है कि x टाइप के एलिमेंट हैं सच दैट x का स्क्वायर करें तो 4 आए और x को 3 हो, यानी x की वैल्यू 3 हो और उसका स्क्वायर करें तो 4 आए, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि x का मान 3 रखने से बेटा उसका स्क्वायर 9 बनेगा, 4 नहीं बनेगा। तो ऐसी कंडीशन फुलफिल हो ही नहीं सकती कि x का स्क्वायर भी 4 आ जाए और x की वैल्यू भी 3 रहे। हाँ, यहाँ पे 2 कह देता तो बात बन जाती, x की जगह 2 रखें तो 2 का स्क्वायर तो 4 बन जाएगा, लेकिन x की जगह अगर हम 3 रखें तो 4 नहीं आएगा, 9 आएगा। तो इसका मतलब इस
टाइप के सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, ये आपका नल सेट आ जाएगा। यानी ये आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी किसमें, लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स में कह दें या फिर रोस्टर फॉर्म कह दें या टेबुलर फॉर्म कह दें। तो टेबुलर फॉर्म है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आया, इसका मतलब ये आपका नल सेट है। ऐसे भी हो सकता है, कई बार आपसे पूछ लेगा कि राइट द एग्जांपल ऑफ नल सेट्स, नल सेट्स के एग्जांपल बताओ, तो आप इस एग्जांपल को रख सकते हैं उसमें कि ऑल द एलिमेंट्स लाइक x सच दैट x का स्क्वायर तो 4 बने और x की वैल्यू 3 हो, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। इस कारण से इस सेट में कोई एलिमेंट आ ही नहीं सकता, इस कारण से ये सेट आपका नल सेट है या एम्प्टी सेट है। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट की रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे। वो कहता है x टाइप के एलिमेंट है, x रियल नंबर में है, यानी रियल का मतलब समझते होंगे सारे, जो रेशनल भी होते हैं इरेशनल भी होते हैं, यानी डेसिमल के बीच में डेसिमल वाले नंबर भी हो सकते हैं। कहता है x का स्क्वायर करें तो 9 आए, सीधी सी बात हमें पता है क्या रखेंगे, उसका स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे x का मान 3 रखना पड़ेगा। यहाँ पे कहता है x का मान 4 हो, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। x की वैल्यू 4 रखने से 9 बने, तो ऐसा कोई भी आपके पास नंबर नहीं है। x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, न कि 9। तो आप लेके चले इसमें, यहाँ भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये भी नल सेट हुआ। इसी प्रकार से आपका जो फिफ्थ पार्ट है, x इज एन इंटीजर, जिसमें इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करता हो, इंटीजर होना चाहिए और इस इक्वेशन को फॉलो करे। तो सबसे पहले आप x की वैल्यू निकालो इसको फैक्टराइज करके। फैक्टराइजेशन हमने सीखी थी छोटी क्लासेस में, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 के फैक्टर कैसे करते हैं भाई। सबसे पहले कोफिशिएंट x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसकी गुणा करते हैं कांस्टेंट टर्म से। 6 4 जा 24, यानी 24 के फैक्टर करने हैं। कैसे, उनका डिफरेंस, यहाँ पे जो सिंबल है वो देखो, यहाँ पे सिंबल यदि माइनस का है तो उनका डिफरेंस, और यदि यहाँ पे सिंबल प्लस का है तो उनका जोड़ यानी सम। तो यहाँ पे माइनस है तो हम कहेंगे 6 4 जा 24 कैसे फैक्टर जिनका डिफरेंस आए 5, यानी x के आगे जो गुणा है वो 5 है, कोएफिशिएंट 5 है, 5 है। तो आपके पास कौन कौन आएंगे बेटा, वो आ जाएंगे 8 और 3, यानी इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो 5 आ जाएगा, 8 में से 3 घटेगा तो 5 आएगा, और उनका प्रोडक्ट करेंगे तो 24 आ जाएगा, क्या 24। अब हमें ये नोट करना है कि x के आगे जो 5 था वो प्लस है कि माइनस, प्लस है, तो बड़े वाला फैक्टर प्लस का, छोटे वाला माइनस का, ऐसे आने चाहिए। तो ये फैक्टर होंगे, फैक्टराइज कर लें। 6x स्क्वायर प्लस 5x को हम तोड़ सकते हैं 8x माइनस 3x, 8x माइनस 3x, ये माइनस 4 एज इट इज इक्वल टू 0। फ्रॉम फर्स्ट टू नंबर्स वी हैव द कॉमन फैक्टर 2x, 2x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 3x प्लस 4, यहां से क्या कॉमन हुआ -1, 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। 3x प्लस 4 फ्रॉम बोथ, ये कॉमन ले लें। टेकिंग 3x प्लस 4 एज द कॉमन फैक्टर फ्रॉम बोथ वी आर लेफ्ट विद 2x minus 1, 2x minus 1 इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और द सेकंड 0। इफ 3x plus 4 equal to 0, then 3x equal to minus 4 and x equal to minus 4 by 3. Or if 2x minus 1 equal to 0, then 2x equal to 1 and x equal to 1 by 2. यानी x की दो वैल्यू आ गई बेटा आपके पास -4 by 3 और दूसरी आई 1 by 2। ये दो वैल्यू आपके पास फैक्टर में आई हैं, यानी इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि आप फैक्टर करेंगे तो x के ये दो मान आपको मिलेंगे। अब कहता है आप लिखिए इसमें वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। इंटीजर आप एक बात देख सकते हैं कि इंटीजर में डेसिमल फॉर्म कभी नहीं आती, क्यों? क्योंकि इंटीजर का सेट कौन होता है? इंटीजर का सेट होता है भाई, अगर आप लिखना चाहें 0 से स्टार्ट करें, बीच में उधर 1 2 3 डॉट डॉट बढ़ेगा, इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट बढ़ेगा, यानी हम क्लियरली देख रहे हैं कि 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं है, -1 -2 के बीच में कोई नंबर नहीं है। मतलब क्या कि रैशनल फॉर्म के नंबर नहीं है इसमें आपके पास डेसिमल वाले नंबर हैं ही नहीं। लेकिन हमारे पास जो x के दो वैल्यू आई हैं वो आपकी डेसिमल फॉर्म की हैं। ये 1/2 जिसको आप 0.5 लिख सकते हो, 1/2 इसमें नहीं है, इंटीजर में नहीं है। -4/3 भी आपके इंटीजर में नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस सेट के जो एलिमेंट हैं वो ये दो हैं तो इनसे सेट बन ही नहीं सकता। इसका मतलब आपका सेट आ जाएगा नल सेट, ये भी। तो इस सेट में रोस्टर फॉर्म में जब आप लिखना चाहोगे तो वो इंटीजर आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इंटीजर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इंटीजर ये दो नंबर बनते हैं जो कि इंटीजर नहीं है। आर नॉट बिलोंग टू जेड, x इक्वल टू -4/3 एंड 1/2 डज नॉट बिलोंगिंग टू जेड, ये इंटीजर में बिलोंग नहीं करते। इस कारण से इस सेट में इंटीजर
है ही नहीं, इसका मतलब ये नल सेट है। तो इसी प्रकार से नोटेशन आप देखिए, आपका सिक्स पार्ट क्या कहता है, सिक्स पार्ट में कहता है कि एक ऐसा सेट है जिसमें एक्स टाइप के एलिमेंट है, 4x माइनस 15 लेस देन 29 है और x नेचुरल नंबर में हो। तो इस कंडीशन को भी सोल्व कीजिए, हम सेट देख लेंगे क्या बनेगा उस सेट, उस सेट में कौन एलिमेंट आएंगे, यानी 4x माइनस 15 लेस देन 29, 15 को ले जाओ उधर, 4x लेस देन उधर प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 44, यानी x लेस देन 11, x का मान 11 से छोटा हो और वो कैसा हो, नेचुरल हो। तो 11 से छोटा नेचुरल हमारे पास है पहले 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लो बेटा 11 से छोटे नेचुरल नंबर ये 10 हैं, पहले 10 नेचुरल नंबर्स तो आपने लिख दिए। ये सेट आपका सेट रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। इस कंडीशन को सोल्व करके आपने निकाल लिया। नेक्स्ट चलिए आपके पास बनता है सेवंथ पार्ट, x इज एन इंटीजर विच इज टू बी फॉलो दिस कंडीशन कि x की वैल्यू बड़ी है किससे, माइनस हाफ से। माइनस हाफ को अगर आप लिखना चाहो तो 0.5 हुआ, माइनस का 0.5, ठीक है, और उसको लिखना चाहोगे कितना हो जाएगा, प्लस का 4.5। इसका मतलब हमें ऐसा इंटीजर चाहिए जो 0.5 से तो बड़ा हो और 4.5 से छोटा हो। अब चलिए 0.5 से बड़ा इंटीजर कौन आएगा, सबसे पहले तो 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं लिख सकते क्यों, क्योंकि 5 तो आपका 4.5 से बड़ा हो जाएगा, हमें 4.5 से छोटे ही रखने हैं। तो ये 4 यानी तक के जो नंबर हैं, 0 से लेकर 4 तक के नंबर हैं, ये आपके वो इंटीजर हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, यानी 4.5 से 4.5 से छोटे और 0.5 से माइनस 0.5 से बड़े, उनके बीच के इंटीजर ये होते हैं। तो आपके पास इस सेट में आप यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इसका जो रोस्टर फॉर्म वाला सेट बनेगा वो ये बन जाएगा। नेक्स्ट चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका, ये कहता है x सच दैट x बिलोंगिंग टू z यानी इंटीजर में हो और x का स्क्वायर करें 20 से लेस आए, x का स्क्वायर 20 से लेस है भाई, नेचुरल यानी ये z के नंबर कंसीडर करें आप, z का मतलब इंटीजर। जैसे पहले आपने 0 लिया, इंटीजर पहला क्या होता है 0, 0 का स्क्वायर करें 20 से छोटा हो तो आ जाएगा 0 से, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 20 से छोटा होता है तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर करो, एक मिनट इसको बीच में लिख लें भाई, क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाले नंबर भी आ सकते हैं। तो आपका सेट बन जाएगा, पहले बीच में मैंने 0 रख दिया, 0 का स्क्वायर लेस देन 20 है, फिर 1 रखें, 1 का स्क्वायर लेस देन 20 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है जो 20 से कम है तो 2 भी आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 20 से छोटा 3 भी आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 वो भी छोटा है तो 4 भी आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा जो कि 20 से लेस नहीं है, इसका मतलब 5 नहीं आएगा यहाँ पे। और नीचे जो माइनस में -1 भी आ जाएगा, -2 भी, -3 और -4 यहाँ तक आएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि इस सेट में जो x टाइप के एलिमेंट है उनकी वैल्यू -4 से +4 तक रहेगी अलोंग विद 0, क्योंकि ये सभी वो इंटीजर हैं जिनके स्क्वायर की वैल्यू हम चेक करेंगे और वो 20 से छोटी मिलेगी। आप चेक करके देख सकते हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो 20 से लेस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपका थर्ड क्वेश्चन, यस बेटा, थर्ड तक के क्वेश्चंस आपने सोल्व किए। इससे जो नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम्स है वो आप अपने नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे। हाँ, आप सभी के लिए धन्यवाद है, क्योंकि जो लास्ट वीडियो का जो रिस्पांस था आपका मुझे बहुत बेटर लगा, बहुत अच्छा था, काफी बच्चों ने इसको व्यू किया है। लेकिन एक थोड़ी कमी भी छोड़ दी है क्या, कि वीडियो को बच्चे पूरा नहीं देखते, क्योंकि जो लेक्चर है वो आपके लिए, आप कंप्लीट देखें वीडियो को, ऐसे रस करके ना देखें कि रन करवा दिया उसको, लास्ट का टॉपिक देख लिया, बीच में कहीं देख लिया, उसको कंप्लीट देखें, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा व्यू करें बेटा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। थैंक्स।